नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे ने कल सेना भवन से एक तरीके से भावुक अपील की अपने कार्यकर्ताओं से। अब इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन अगर हम उनके पूरे भाषण को सुनते हैं तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को अब समझ में आ गया कि उनका वर्चस्व जो है वो बचा नहीं है और 16 जनवरी को क्या होने वाला है। कारण एक, जिस तरीके से उन्होंने दल बदल की घटना का जिक्र किया और अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से अपील की कि वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ नहीं जाएं। इसी से आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अभी भी डर है कि शायद उनकी पार्टी जो है, जो बची हुई पार्टी है, वो भी टूटकर चली जाएगी। अब ऐसे में अगर आप उनके पूरे भाषण को एक बार अगर देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि उनका जो सिंबल था उसको छीन लिया गया और उनको मसाल दे दिया गया। अब कहानी क्या थी पूरे देश के सामने है। उद्धव ठाकरे की गलती क्या थी वो भी सबके सामने है। अब ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ एनाकोंडा का जिक्र किया या अब्दाली का भी जिक्र किया, तो साफ है कि एनाकोंडा का जो जिक्र किया उसमें इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक मजबूत पार्टी है और ऐसे में उस पार्टी से टक्कर लेना मतलब सीधे तौर पर आप समझ सकते हो कि एनाकोंडा से टक्कर लेना जैसे। लेकिन साथ में यह भी जिक्र कर दिया कि कांग्रेस का अनुभव भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे को यह समझ में आ गया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाना और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गलत निर्णय था। अब देर हो गई, तो देर होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो अब शिवसेना को बचाना है या उद्धव ठाकरे को, ठाकरे परिवार की विरासत को बचाना है, तो किसी भी हालत में बीएमसी का चुनाव जीतना ही पड़ेगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना, क्योंकि राज ठाकरे का राजनीतिक अस्तित्व अगर आप देखोगे तो कुछ खास बचा नहीं है, और एक तरफ उद्धव ठाकरे को अगर हम देखें तो पार्टी भी नहीं बची, तो अस्तित्व की तो हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन एक तरफ है अमित ठाकरे और दूसरी तरफ है आदित्य ठाकरे। अब इन दोनों के राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए, तो हालांकि आदित्य ठाकरे वो जीत भी चुके हैं, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रह चुके हैं, और उस वक्त जब उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता तोड़कर वो महाविकास आघाड़ी में गए थे, तब भी आदित्य ठाकरे उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। और उसी वक्त आपको पता होगा कि दो घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक, आदित्य ठाकरे जब वर्ली से चुनाव लड़ रहे थे तो राज ठाकरे ने उनको खुला समर्थन दिया था, अपना उम्मीदवार वहां से चुनावी मैदान में उतारा ही नहीं। लेकिन यही स्थिति जब लोग विधानसभा चुनाव में इस वक्त हुई, लोकसभा चुनाव के बाद में अगर आप देखोगे तो जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें महिम जो सीट थी वहां पर अमित ठाकरे को टिकट दिया गया मनसे की तरफ से। तो अमित ठाकरे का पहला चुनाव था, और पहला चुनाव था बावजूद इसके आपको पता होगा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे, और उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार था वो जीतने में कामयाब रहा। अमित ठाकरे को सिर्फ और सिर्फ 31,000 वोट मिले। तो जिस कैरियर की हम बात कर रहे हैं राजनीतिक, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब ऐसी स्थिति में बीएमसी का अगर आप बजट देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं पूरे इंडिया में तो 8 से 10 ऐसे छोटे राज्य जिनसे भी ज्यादा बजट है बीएमसी का। अब बीएमसी का बजट एक अकेला इस वक्त जो है वो, क्योंकि ठाकरे परिवार उसमें सत्ता में था, तो ठाकरे परिवार की जो राजनीति है वो इसी से चल रही थी। अब ऐसे में अगर बीएमसी आज से चली जाती है तो फिर रिसोर्सेज या हम कहें कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको चलाने के लिए आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ सकता है, और यह उद्धव ठाकरे को अच्छे से समझ में आता है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने एक पूरा नैरेटिव सेट करने के लिए ये जो सेना भवन में जो भाषण दिया, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो लोग थे उनको संबोधित किया,
उसमें साफ तौर से इस बात का जिक्र किया और इसको एक तरीके से मराठी अस्मिता के साथ जोड़कर दी, क्योंकि मन से वो पहले से ही आपको पता है कि हिंदी भाषी और मराठी भाषी जो लोग थे उनमें किस तरीके से भेदभाव, या हम कहें कि नॉर्थ इंडिया वालों से कई बार जो है वो राज ठाकरे उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ है, तो एक तरीके से मराठी अस्मिता को बचाना है तो फिर गुजरात के दो लोगों से, अब इशारा साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा है अमित शाह, उनसे बचाना होगा। अगर बीएमसी में अगर कब्जा हो जाता है, ये उद्धव ठाकरे के शब्द है, तो फिर मुंबई को नहीं पूरे महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी। अब इसको अगर हम राजनीतिक समझ के साथ जोड़कर देखते हैं तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ जो है वो कितनी सटीक और कितनी मजबूत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्लियर मैंडेट के साथ, या हम कहें कि सूफड़ा साफ कर दे विपक्षी दलों का, आप उस पार्टी के लिए ऐसा कह रहे हैं। और अभी अभी जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में भी एक तरीके से ठीक उसी तरीके से जो पैटर्न था महाराष्ट्र विधानसभा का, लैंडस्लाइड, पूरे तरीके से लैंडस्लाइड कर देना। तो अब उद्धव ठाकरे को जहां मंथन करना चाहिए था कि उद्धव ठाकरे ने गलती कहां की, तो उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती थी शिवसेना की ताकत, और शिवसेना की ताकत थी हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व। और कट्टर हिंदुत्व की जो छवि थी वो भारतीय जनता पार्टी से भी 2 कदम आगे ले जाकर खड़ा करती थी शिवसेना को, जब तक बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। क्योंकि बाला साहब ठाकरे 1990 के से पहले का अगर आप देखोगे तो उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए इंदिरा गांधी तक जो है वो सहमति जता दी थी कांग्रेस पार्टी के साथ आपातकाल के समय। उसके बाद में अगर आप देखोगे 1989 राम मंदिर के आंदोलन में जब वो शामिल होते हैं, और फिर उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराने में शिव सैनिकों का हाथ था, इससे उनको गर्व की अनुभूति होती है, तो उसके बाद में 1995 का पहला चुनाव आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट। और यही एक कारण था क्योंकि लोग जो है, जिसको हम कहें कि एक हिंदू बाहुल्य इस देश में, हिंदू जो राजनीतिक तौर से जो है वो लगातार दबाए गए, उनको अपनी आवाज उठाने के लिए एक पार्टी की जरूरत थी, और वो पार्टी बनकर आती है पहले भारतीय जनता पार्टी, और फिर उसमें तड़का लगाती है शिवसेना यानी कि बाला साहब ठाकरे। तो हिंदुत्व की जिस जड़ के ऊपर, या जिस कहें कि जिस बेस के ऊपर बाला साहब ठाकरे ने अपनी शिवसेना खड़ी की, 2014 तक उस शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो है वो महाराष्ट्र में एक तरीके से मैंडेट बढ़ता चला गया। तो फिर आखिर 2019 में ऐसी कौन सी गलती हुई? तो 2019 की वो गलती आप याद करिए, और उसके लिए मैं कहता हूं कि उद्धव ठाकरे की स्थिति इस वक्त जो है वो राहुल गांधी की तरह है, क्योंकि उम्र के साथ में मैच्योरिटी और समझ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में फैसले लेने के लिए, और वो साइड जो है वो अभी भी उद्धव ठाकरे में दिखाई नहीं देती है। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उस पार्टी के साथ 2019 में हाथ मिलाने चले गए जो पार्टी हिंदुत्व विरोधी थी, तो एक तरफ कट्टर हिंदुत्व और दूसरा हिंदुत्व विरोधी। तो समय समय पर आपने देखा 2008 में किस तरीके से, 2006 से 8 का एक समय था जब मध्य प्रदेश की धरती से ही भले, लेकिन एक सेफ्रॉन टेररिज्म की जो है वो एक मिथ्या, या हम कहें कि एक थ्योरी गढ़ने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2013 में किस तरीके से वक्फ बिल को, जो वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दी गई। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 2019 तक आते आते वीर सावरकर को महाराष्ट्र की धरती से ही, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र की धरती उनकी कर्म भूमि थी, और अगर कांग्रेस पार्टी उस वीर सावरकर को लगातार जो है वो हर मंच से अपमानित करने का काम करे, और फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी उसी पार्टी के साथ हाथ मिला ले, तो उस पार्टी के विनाश से कौन रोक सकता है? और सिर्फ इसलिए क्योंकि संजय राउत अपने आप को उद्धव ठाकरे, या हम कहें कि जिसको करें कि शिवसेना को पूरे तरीके से कब्जे में करने का एक प्रयास, क्योंकि एकनाथ शिंदे जैसे नेता जब शिवसेना में थे तब संजय राउत की ज्यादा चलती नहीं थी, इसलिए यह सब कुछ करने का प्रयास किया गया, और खुद जो है वो शकुनी की भूमिका में आकर बैठ गए शिवसेना के साथ, और उद्धव ठाकरे की एक भूमिका तैयार की जिसमें वो दुर्योधन के अलावा अगर आप देखोगे तो वो कुछ भी नजर नहीं आते हैं। तो वो एक गलती जिससे पार्टी टूटी,
और जब पार्टी की बात आते हैं तो पार्टी किसी की विरासत नहीं होती। पार्टी जो है वो मेजोरिटी से चलती है। मेजोरिटी किस तरफ है? तो एकनाथ शिंदे के साथ में पार्टी के नेताओं की मेजोरिटी थी, तो ओरिजिनल जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के पास रह गई। और फिर उसके बाद में पार्टी टूटने के बाद में भी अगर उद्धव ठाकरे उस गठबंधन का हिस्सा है और उस गठबंधन का एक नेता जो तमिलनाडु की राजनीति से आता है, वो हिंदुत्व को खुले मंच से गाली देता है, उसकी तुलना जो है वो कैंसर से कर देता है। और बावजूद इसके, क्योंकि एमके स्टालिन और राहुल गांधी की दोस्ती आप देख सकते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही नेताओं को आमंत्रित किया गया था जब वोटर अधिकार यात्रा थी, एक एमके स्टालिन और दूसरे थे रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो आप समझ सकते हैं। और वो तो सीधे तौर पर जुबली हिल्स का जो चुनाव था, बाई इलेक्शन, उसमें पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। तो आप उस पार्टी के साथ लगातार बने हुए हो और फिर भी आप इस भ्रम में जीते हो कि शायद जनता जो है वो उनके साथ जुड़ी रह जाएगी। तो जनता जो है वो किस पार्टी की तरफ जा रही है और जनता उस पार्टी को मैंडेट क्यों दे रही है? अगर आपकी मराठी अस्मिता के साथ लोग जुड़कर, अगर आपको यह लगता है कि ठाकरे परिवार का वर्चस्व है, बावजूद इसके जनता अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मैंडेट दे रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपसे चूक कहां से हुई। लेकिन आप चूक को समझने के बजाय एक बार फिर जो है वो भावुक अपील कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहे कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका बीएमसी के चुनाव में भी गठबंधन बन जाए। लेकिन एज यूजुअल कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और रणनीति बदलने का मतलब और हिस्सा जो है वो ये हुआ कि आपने बिहार से जो है वो आरजेडी को गायब कर दिया, आप उत्तर प्रदेश से जो है वो अखिलेश यादव को तैयारी कर रहे हैं, आपने दूसरे राज्यों में जहां जहां अपने सहयोगी दलों से हाथ मिलाया, आपने अपने सहयोगी दलों को सीधा जो है वो अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया, ताकि आने वाले चुनावों में सीधे तौर से एक ही मैसेज जाए कि इस देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, वो स्ट्रेटेजी यह है, राहुल गांधी और उनकी टीम को लगता है कि वो सीधे तौर से नरेंद्र मोदी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। तो फिर चुनाव कैसे जीता जाए? तो चुनाव इसलिए जीत सकते हैं कि कभी कुछ ऐसा समय आएगा जब एंटी बीजेपी वोटर तलाश करेगा एक ऐसी पार्टी की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, और उस वक्त आपकी दावेदारी मजबूत रहनी चाहिए रनर अप में, और वो कांग्रेस पार्टी, तो आपके साथ वो वोट बैंक जुड़ता चला जाएगा। एक मुस्लिम वोटर और दूसरा एंटी बीजेपी वोटर। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो ज्यादा फोकस कर नहीं रही। बाकी स्थिति आपको पता है चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में, हर वीडियो में जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर उद्धव ठाकरे जिस प्रयास में है, और उद्धव ठाकरे को यह लगता है कि इस भावुक अपील करने से शायद लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो उसकी संभावनाएं भी कम है, क्योंकि आज का मतदाता पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक है। वो समय चला गया जब बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पर पूरी मुंबई के ताले लग जाते थे, दुकानों के शटर डाउन हो जाते थे। अब वैसी स्थिति जो है वो दिखाई नहीं देती, और वो इसलिए भी है क्योंकि उसका एक दूसरा कारण आप देखोगे तो 2019 से पहले भारतीय राजनीति में अगर किसी भी बड़े नेता को ठाकरे परिवार से मिलना होता था तो मातोश्री में जाकर माथा टेकना पड़ता था। लेकिन 2019 के बाद में संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे की आज ये स्थिति हो गई कि वो 10 जनपद के चक्कर लगाते हुए मिलते हैं दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं कि मातोश्री की जो इज्जत थी और ठाकरे परिवार की जो वैल्यू थी, उस वैल्यू को, उस साख को जो है वो गिराने में उद्धव ठाकरे का क्या रोल है और संजय राउत का क्या रोल है। और इसी से जो है वो आप देख सकते हैं, उस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको लग जाएगा कि 16 जनवरी अब जो बीएमसी बची है वो भी ठाकरे परिवार के हाथ से जाने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।